आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास, जिसमें कि हम सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन। और मैं अरविंद पटेल आपके साथ में ये टॉपिक को बहुत ही ईजीली समझाने के लिए कोशिश करूँगा। और आप कोशिश रहेगी कि आपको बिल्कुल ABCD के साथ में ये चीज़ें सिखाई जाए और आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल फील के साथ में आप समझ पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को समझने से पहले हमें ये देखना होगा बेटा कि सबसे पहले तो बच्चा कि हमारे पास में डिफरेंशिएशन हम किसका करना है और कैसे करना है और कब करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारे पास में सबसे पहले हमें सीखना होगा कि फ़ंक्शन क्या होता है, क्योंकि फ़ंक्शन की डेफिनेशन हम देखेंगे। यहाँ पर फ़ंक्शन के बारे में जानकारी हमें यहाँ देखनी है कि फ़ंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे कोई इक्वेशन इस तरह से लिख रहा हूँ y = 2x + 3, तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो y है एंड x है, ये दोनों ही है ना वेरिएबल्स कहलाते हैं। ये वेरिएबल्स हैं। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू है ना फिक्स नहीं होती है, जो कि फिक्स वैल्यू नहीं रखते हैं उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। तो जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है, मतलब वेरी करती है मीन्स चेंज होती रहती है ना। वैल्यू जो है वो बार बार बदलती रहती है। जैसे कि y की कुछ पहले कुछ और वैल्यू हो जाएगी, फिर अगली बार कुछ y की वैल्यू अलग आ जाएगी, है ना। तो y की जो वैल्यू है वो x के हिसाब से बदलती रहेगी। तो यहाँ पर x जो है ये भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, लेकिन जो x और y है इसमें से जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी कोई भी वैल्यू ये रख सकते हैं। सपोज यहाँ पर x को मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मैं 1 रख देता हूँ, अब ये x की मैंने वैल्यू सपोज की गई है ना, ये सपोज की है मैंने वैल्यू x = 1। अब अगर मैंने x को 1 सपोज कर लिया है और x की वैल्यू अगर कहीं पर 1 है, तो y की जो वैल्यू होगी वो x के अकॉर्डिंग होगी। तो y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो ये 5 आ रही है हमारे पास। तो जो y की वैल्यू है वो x पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। ये जो y है इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकती, है ना, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं हो सकती, या हम इसको मान भी नहीं सकते। जैसे x को हमने सपोज कर लिया, ऐसे y को हम सपोज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि y जो है वो x के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि y जो है वो एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि y डिपेंड्स ऑन x। अब इसी चीज़ को मैं अगर मैथ्स की लैंग्वेज में बोलूँगा तो मैं इसको कहूँगा y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। y जो है वो x का फंक्शन है। अब फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन अब अगर हम यहाँ देखें तो फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन, ये दिख रहा है आपको, इस इक्वेशन में y और x के बीच में कुछ रिलेशन है ना। तो ये जो रिलेशन है ना x और y के बीच में, अब रिलेशन क्या है यहाँ पर, तो रिलेशन आप देख सकते हैं कि जो y है वो x का क्या है, डबल करने के बाद +3 करना पड़ेगा हमें। जब भी हमें y की वैल्यू देखनी है तो y का x के साथ क्या रिलेशन है, x की जो भी वैल्यू है उसको डबल करके उसमें +3 हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो y और x में ये रिलेशन है, तो इस रिलेशन को ही हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन कह रहे हैं। तो फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन जो होता है वो एक प्रकार का एक रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में। और रिलेशन भी कैसा कि x की एक वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू अगर आप x की रखते हैं तो उसके लिए y की भी एक फिक्स वैल्यू आएगी, है ना, सिंगल वैल्यू आएगी। तो इसे हम बोलेंगे फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, है ना, दो वेरिएबल्स के बीच का एक रिलेशन जो रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन, उसे हम फंक्शन कहते हैं। और इसको हम लिखें अगर हम, है ना, मैथमेटिकली, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, y इक्वल्स का साइन लगाएंगे हम f और यहाँ लिखेंगे हम x। तो ये जो लिखा है ये लिखा हुआ है y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y जो है वो x पर डिपेंड करता है। तो जिनको भी फंक्शन के बारे में पता है या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है जिनका फंक्शन के बारे में, तो वो आगे बढ़ सकते हैं। अगला जो टॉपिक है आगे से वो उसे देखना शुरू कर सकते हैं, वीडियो को, है ना, क्लास आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर y जो है वो x का फंक्शन है। इसी तरह से वेरिएबल जरूरी नहीं है कि y और x ही होंगे हर बार, है ना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एरिया, अब जैसे एरिया ऑफ सर्कल की अगर हम बात करते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है हमारे पास a = πr²। तो एरिया यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर। अगर हमारे पास एक छोटा सर्कल है जिसकी रेडियस कम है ना, तो एरिया कम आएगा। अगर एक सर्कल हमारे पास बड़ा सर्कल है जिसकी रेडियस ज़्यादा है तो उसका एरिया ज़्यादा आएगा। मतलब a जो है वो डिपेंड कर रहा है r पर, a यहाँ पर r का फंक्शन है ना। इसी तरह से और कोई क्वांटिटी अगर हम लेते हैं तो, है ना, जैसे मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है z = x² +
1, है ना। तो यहाँ पर जो z है वो x पर डिपेंड कर रहा है, तो z जो है इट इज़ फंक्शन ऑफ x, तो ये x जो है वो इंडिपेंडेंट है, z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये हमने यहाँ पर फंक्शन के बारे में सीखा। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिसमें कि हम सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन, है ना। फंक्शन के बारे में हमने कुछ देखा, कुछ इन्फॉर्मेशन क्यों देखा है, क्योंकि इसी से हमको डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप देख पा रहे थे जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था अभी y = 2x + 3, इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ 1 तो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5। इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो y की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास में आएगी, है ना, 7। तो देखिए, देख सकते हैं हम यहाँ पर कि x की वैल्यू में हमने चेंज किया है, 1 से हमने 2 वैल्यू कर दी है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ चेंज इन x, तो मैंने यहाँ पर x में जो चेंज किया, कितना चेंज हुआ, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे डेल्टा x। तो जब भी हम डेल्टा, ये वाला जो साइन लगाएंगे ट्राइंगल जैसा, इसको हम डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा x का मतलब क्या है, चेंज इन x। तो डेल्टा, जो ये डेल्टा है यहाँ पर, है ना, इस डेल्टा को हम यूज़ करते हैं चेंज के लिए भी, है ना। अगर डेल्टा x लिखा है मतलब चेंज इन x, डेल्टा y लिखा है मतलब चेंज इन y, डेल्टा a लिखा है मतलब चेंज इन एरिया, है ना। और डेल्टा का एक यूज़ और है, कहीं पर अगर कोई क्वांटिटी बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है ना, स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना होता है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी है, तो भी हम उसके आगे डेल्टा लगाते हैं। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये चेंज के लिए यूज़ किया जा रहा है या स्मॉल के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो वो जो भी कॉन्टेक्स्ट होगा, जिस टाइम हम जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे होंगे उससे पता हमको ये चलेगा, रेफरेंस को देख करके हमें पता चलेगा कि यहाँ पर डेल्टा का यूज़ स्मॉल के लिए किया जा रहा है या फिर चेंज के लिए किया जा रहा है। जैसे कि अभी के केस में अगर मैं अभी डेल्टा लगा रहा हूँ तो अभी के केस में इसका मतलब चेंज है ना। तो यहाँ पर y में चेंज अगर हम देखते हैं तो चेंज इन y, तो चेंज इन y अगर मैं देखता हूँ तो ये हो जाएगा डेल्टा y, है ना। तो डेल्टा y मतलब y में चेंज कितना होगा, तो बाद वाली जो वैल्यू है उसमें से पहले वाली वैल्यू को माइनस करके आप यहाँ पर चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाद वाली वैल्यू हमारे पास जैसे 7 है ना, पहले वाली वैल्यू 5 थी, तो चेंज हमें समझ में आ रहा है यहाँ पर डेल्टा y की वैल्यू आ रही है 2, मतलब y की वैल्यू में 2 का चेंज हो रहा है ना। इसी तरह से x की वैल्यू में जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 - 1, मतलब कि x की वैल्यू में हमने कितने का चेंज किया था, 1 का। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जब आप x की वैल्यू में चेंज करेंगे तो y की वैल्यू में भी चेंज होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू में अगर हम 1 का चेंज कर रहे हैं तो y की वैल्यू में यहाँ पर 2 का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है, ये हर बार फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा। कभी ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू में हम 1 का चेंज कर रहे हैं और y की वैल्यू में 3 का चेंज हो रहा है ना। कहीं पे ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू हम 1 चेंज कर रहे हैं और y की वैल्यू 5 टाइम्स चेंज हो रही है ना। तो इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन जो होता है, डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन हमें क्या बताता है, तो याद रखना है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन आपको हमेशा चेंज बताएगा, है ना। और चेंज किसका बताएगा ये, तो ये बताएगा हमें रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है ना, क्या चीज़ होती है ये रेट ऑफ चेंज, तो यहाँ देखेंगे बेटा। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज अगर हम देखें कि क्या होता है ये, तो जैसे कि आपको पता है x की वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है ना, इंडिपेंडेंट है वो, और x के अकॉर्डिंग y डिसाइड होगा। तो अब x की वैल्यू में अगर हम यहाँ पर कुछ भी चेंजेस हम करते हैं तो उसके हिसाब से y की वैल्यू बदलेगी। तो x की वैल्यू में कितना चेंज हमको करना पड़ेगा और x की वैल्यू में कितना चेंज करने से y की वैल्यू में कितना चेंज होगा, ये जो है इसको हम बोलेंगे रेट। तो रेट का इसका मतलब क्या है, रेट को हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो ये जो वैल्यू है ये हमें पता चलती है डिफ्रेंशिएशन से, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज क्या है कि x की वैल्यू में बदलाव करने से y की वैल्यू में कितना बदलाव हो रहा है ना। x की वैल्यू को आप कितना बदलोगे तो y की वैल्यू कितनी बदलेगी, ये पता चलता है हमको डिफरेंशिएशन से। तो डिफरेंशिएशन हमेशा हम कब फाइंड आउट करेंगे, जब एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कोई दूसरी क्वांटिटी बदल रही है। जैसे अगर यहाँ पर हम लिखते हैं सपोज डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट का कोई इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का कोई इक्वेशन है ना, 2t² + 3t, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज़ फंक्शन ऑफ टाइम। अब अगर टाइम की वैल्यू चेंज करोगे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज होगी। तो इसमें हम क्या निकाल पाएंगे, हम टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में
डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज हो रहा है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, रेट ऑफ चेंज हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो वो डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, हम डिफरेंशिएशन करके फाइंड आउट करेंगे। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से समझ में आया आप लोगों को कि रेट ऑफ चेंज को ये बताता है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में एक चीज़ और देख लेनी है हमको यहाँ पर कि डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, या फिर ऐसे लिखते हैं हम इसको डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, डेल्टा की जगह हम यहाँ पर डी लगाते हैं। तो डेल्टा की जगह हम डी कब लगाते हैं, डिफरेंशिएशन में। तो याद रखना है हमको कि अगर ये जो चेंज है x की वैल्यू में, अब अगर x की वैल्यू में आप बहुत ज़्यादा चेंज कर देंगे तो y की वैल्यू में भी बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आएगा। जैसे x की वैल्यू अगर आप 1 चेंज कर रहे हो तो y की वैल्यू में 2 का चेंज आ रहा है। अब अगर मैं x की वैल्यू में 10 का चेंज करता हूँ, डेल्टा x अगर मेरे पास 10 है तो डेल्टा y कितना होगा, तो y की वैल्यू में मेरे पास 20 का चेंज आएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि x की वैल्यू मैंने 1 से बढ़ा करके 2 कर दी है तो y की वैल्यू कितना हो गई है ना, 5 से बढ़ करके 7 हो गई है, 2 बढ़ गई है। तो ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू में 10 का चेंज कर देता हूँ तो y की वैल्यू में कितने का चेंज आ जाएगा, 20 का। तो इससे हमारे पास में क्या समझ में आ रहा है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कितना आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो रेशियो है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं। और ये हमें पता चलता है डिफरेंशिएशन से। लेकिन यदि ये चेंज डेल्टा एक्स की वैल्यू में जो चेंज है, अगर ये चेंज बहुत ज़्यादा स्मॉल हुआ, जैसे कि हमने जो एक्स की वैल्यू है, सपोज़ पहले वैल्यू है 1 और अगली बार x2 जो है नेक्स्ट वैल्यू वो है 1.00001। अब ये जो चेंज हमने किया है, अगर आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये चेंज कितना आएगा, 0.00001। और ये जो चेंज है ये बहुत ज़्यादा छोटा चेंज है, बहुत छोटा चेंज है। और अगर ये इतना छोटा चेंज आपने किया है वैल्यू में, तो इस चेंज को अगर आप करते हैं तो y की वैल्यू में भी बहुत माइन्यूट सा चेंज आएगा, बहुत कम चेंज होगा। तो उस समय पर आप डेल्टा ना लगा करके d लगा देते हैं। तो d जो है ये बता रहा है आपको कि जो x की वैल्यू में चेंज है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल चेंज है। तो ये याद रखना है हमको, यहाँ लिख भी देते हैं इसको मैथमेटिकली कि डेल्टा की जगह d कब लगाएंगे हम, अगर ऐसी कंडीशन हो कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आप निकाल रहे हैं और इसमें लिमिट लगी हो, LIM लिमिट, और यहाँ पे लिखा हो डेल्टा एक्स और एरो लिखा हुआ है 0। अब इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे अगर कहीं पर भी लिखा है लिमिट डेल्टा एक्स और एरो 0 लिखा हुआ है, तो इसको हम रीड ऐसे करते हैं, डेल्टा एक्स, इस एरो को हम कहेंगे बिलोंग्स टू 0। इसको एरो को हम यहाँ पर रीड करते हैं बिलोंग्स टू 0, है ना। अब बिलोंग्स टू 0 का मतलब क्या है कि जो x की, डेल्टा x की जो वैल्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा x जो है, चेंज इन x, ये बहुत ज़्यादा छोटा है। इतना छोटा है कि ये लगभग 0 के बराबर है, लेकिन 0 नहीं है ना, लगभग बराबर है। आप इसको 0 बोल पाएंगे नहीं, इसको आप 0 नहीं बोल पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है, 0.0001 कुछ है, बहुत कम वैल्यू है, लेकिन 0 नहीं है। इसलिए इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं बिलोंग्स टू 0, मतलब नियरली इक्वल टू 0 या 0 की ओर टेंडिंग है ये, है ना। तो इस टाइम पर इससे सिर्फ इतना सा समझ लेना है हमें मैथमेटिकली कि डेल्टा एक्स मतलब एक्स की वैल्यू में जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल चेंजेस हैं। तो उस टाइम पर हम डेल्टा को हटा करके फिर हम लगा देते हैं डी वाई बाय डी एक्स लिख देते हैं इसको हम। तो ये कंडीशन है ना। बहुत बार बच्चों को पता नहीं होता है कि डेल्टा और डी में क्या डिफरेंस है, तो हमें ये याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो उसके कुछ फिक्स्ड फार्मूला हैं, वो फिक्स्ड फार्मूलेस के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम फार्मूले देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे वन बाय। पहला फार्मूला, अगर हमारे पास वाई फंक्शन जो है, अगर इस तरह का फंक्शन है हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n, तो अगर हमारे पास में इस तरह से फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n, इस प्रकार का अगर फंक्शन है, तो इसके लिए जो डिफरेंशिएशन आप करेंगे dy बाई डी एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, तो वो क्या आएगी हमारे पास, ये जो पावर होती है, पावर फंक्शन कहते हैं हम इसको। जब भी पावर फंक्शन होगा हमारे पास, तो इस पावर फंक्शन में जो x की पावर होगी उस पावर को आप लिख देंगे इस तरह से आगे, और x की पावर जो है वो एक कम हो जाएगी। तो हमारे पास में फार्मूला हो जाएगा डिफरेंशिएशन का। जब भी हमें डिफरेंशिएशन पावर फंक्शन का करना हो तो पावर को आगे और एक पावर जो होती है ना, उसको हम कम कर देते हैं। इसको एग्जांपल अगर हम इसका देखें तो यहाँ पर हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं। अगर हमारे पास y इक्वल्स टू कहीं पर लिखा है x की पावर 3, और इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब x के रिस्पेक्ट में y का रेट ऑफ चेंज निकालना है, जो कि डिफरेंशिएशन हमें बताता है, तो वो कैसे हम निकाल पाएंगे, पावर को आगे और एक पावर इसकी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2, है ना। 3 - 1 करेंगे तो पावर हो जाएगी हमारे पास में 2। तो ये हमारे पास में इसका डिफरेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट जो है वो है हमारा सेकेंड फार्मूला।
अगर y इक्वल्स टू कहीं पे लिखा हुआ है ना कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट लिखा हुआ है। अब कांस्टेंट मतलब जैसे लिखा हुआ है सपोज y इज इक्वल्स टू पाई लिखा हुआ है या c लिखा हुआ है, c लिख देते हैं। c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y इक्वल्स टू कांस्टेंट वाले इस इक्वेशन में कहीं पर भी x नहीं है ना, x दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर, मतलब y जो है कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब x पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो x के बदलने से y की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। तो जब इसका आप रेट ऑफ चेंज निकालोगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये रेट ऑफ चेंज आपके सामने आ रहा होगा 0। तो कभी भी अगर कहीं पर भी कोई कांस्टेंट लिखा है और उसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो वो डिफरेंशिएशन 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू चेंज होती नहीं है और डिफरेंशिएशन क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें कि कहीं पर अगर यही वाला इक्वेशन है x³ प्लस 5 लिखा हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए जो dy/dx अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसका प्लस में यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो आंसर हमारे पास में इतना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे तीसरा फॉर्मूला, देखते हैं अगर y इक्वल्स टू कहीं पे लिखा हुआ है कांस्टेंट और उसके साथ में फिर x लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है x में, x की पावर के फॉर्म में या कुछ भी x के टर्म्स में कुछ है और साथ में कोई कांस्टेंट है, तो उसका जब डिफरेंशिएशन हम करते हैं dy/dx करते हैं तो हमारे पास में ये इस तरह से हो जाएगा कांस्टेंट और उस x के लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कांस्टेंट को हम बाहर कर देंगे और डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx/dx। उस जब भी हम x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 1। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा dx/dx का वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि अगर हम x का डिफरेंशिएशन x के ही रिस्पेक्ट में करते हैं तो आंसर सीधी सी बात है 1 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको पावर वाले फॉर्मूले से भी कर लें, अगर इसको पावर को कुछ नहीं है पावर तो 1 हम अगर मान रहे हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 1 पावर जो है वो आगे आ जाएगी और x की पावर 1 - 1 हो जाएगी, तो x की पावर हो जाएगी 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो dx/dx क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ तक ये हुआ। अब नेक्स्ट फार्मूला हमको देखना है ना। नेक्स्ट फार्मूला अगर हमारा है कहीं पे लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास में कोई एक्सपोनेंशियल इस तरह से e की पावर x के फॉर्म में अगर कोई फार्मूला है तो उसका डिफरेंशिएशन जो होगा हमारे पास dy/dx वो e टू द पावर x ही होगा। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है ना। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे डिफरेंशिएशन नेक्स्ट फार्मूला, तो वो होगा y इक्वल्स टू log x। तो अगर कहीं पर log x लिखा हुआ है तो इसके लिए dy/dx जब आप निकालेंगे तो ये 1/x के इक्वल होगा। हमारे पास में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक। अगर इस तरह से कोई भी रेशियो, ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें ये रेशियोज आते हैं तो फिर हम उसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन अगर हम देखें, कहीं पे लिखा हुआ है साइन, अगर कहीं पे लिखा हुआ है x, तो साइन x लिखा हुआ है, मतलब फंक्शन जो है y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में है। तो इस टाइम पर जो डिफरेंशिएशन होगा dy/dx, अगर आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो साइन का जो डिफरेंशिएशन है वो हमारे पास में होगा, dy/dx की जो वैल्यू होगी वो होगी dy/dx इक्वल्स टू cos x। तो यहाँ पर साइन का जो डिफरेंशिएशन है, रेट ऑफ चेंज है ना, x के रिस्पेक्ट में, वो हो जाएगा cos x के बराबर। नेक्स्ट होगा नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं, तो साइन की जगह अगर cos लिखा हो तो cos x अगर कहीं पे लिखा हो और फिर अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये डिफरेंशिएशन हमारे सामने होगा माइनस साइन x। तो माइनस साइन x जो है वो cos का डिफरेंशिएशन है dy/dx का। फिर नेक्स्ट फार्मूला अगर हम देखें, y इज इक्वल्स टू कहीं पे लिखा हुआ है tan x। तो tan x का जो डिफरेंशिएशन है वो है हमारे पास में, है ना, sec स्क्वायर x। तो tan का ही हो गया। अब tan का जो रिवर्स हमारे पास फंक्शन होता है, tan का जो फंक्शन है मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ आपके सामने, तो 9th फार्मूला है हमारे पास y इज इक्वल्स टू, अगर cot x है, tan x का हमारे पास में है sec स्क्वायर x, अगर cot x है तो उसका डिफरेंशिएशन अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो dy/dx जब आप निकालते हैं तो वो होगा माइनस cosec स्क्वायर x। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि साइन अगर है तो साइन का कॉस है, और अगर कॉस है तो फिर उसका माइनस साइन है ना, तो माइनस और प्लस भी हमको ध्यान रखना है। ऐसी टेन अगर है तो उसका सेक स्क्वायर है, लेकिन अगर कॉट है तो उसका माइनस कॉसेक स्क्वायर है। अब इसके बाद में अगर हमारे पास में कहीं पे लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू सेक एक्स, अगर ये फंक्शन है y जो है वो एक सेक एक्स के फॉर्म में है तो उसका डिफरेंशिएशन आपके सामने होगा tan x इंटू सेक एक्स, ये हमारे पास में सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास कहीं पे लिखा हुआ है y इक्वल्स टू कॉसेक
एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा हमारे पास dy बाई डी एक्स। जब हम फाइंड आउट करेंगे तो tan की जगह, जैसे इसमें tan आता है तो यहाँ पर आएगा cot, तो cot x, और यहाँ पर sec है तो sec आएगा, तो cosec x, लेकिन ये आएगा माइनस में। तो इस तरीके से हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पर देखे हैं। ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन हमने देखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देखा, नॉर्मल जो पावर फंक्शन होते हैं उसका देखा। अब इसके बाद में कुछ और फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है y इक्वल्स टू यू प्लस वी, अब ये जो u है, ये u जो है ये फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, और जो v है ये भी फंक्शन ऑफ x है, मतलब x के कोई भी फंक्शंस ऐसे हैं जो x पे डिपेंड कर रहे हैं और उनका सम अगर है ना, और उस सम का अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, है ना, और y की जगह हम लिख सकते हैं u प्लस वी। तो जब भी प्लस में फंक्शन होगा तो इसका ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन आपको अलग से करना है, प्लस ये जो प्लस साइन लगा हुआ है तो यहाँ भी प्लस लगा देंगे, और v का डिफरेंशिएशन अलग से करना है। तो जब भी प्लस फंक्शन होगा, प्लस में हो दो फंक्शंस या तीन फंक्शंस हों, तो सारे अलग अलग टर्म्स का जो डिफरेंशिएशन है अलग अलग हमें करना होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगर प्लस की जगह यहाँ पे माइनस होता है ना, तो बस यहाँ पर डिफरेंस इतना रहेगा कि प्लस की जगह माइनस है तो फिर यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, मतलब सम में है या सब्ट्रैक्शन में अगर फंक्शंस हैं तो फिर हमको इस तरीके से अलग अलग उनको सॉल्व कर लेना है, डिफरेंशिएशन सेपरेट करना है, और अगर प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है। ये तो हो गया हमारा प्लस एंड माइनस वाले फंक्शंस। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन हमको देखना है मल्टीप्लाई वालों का, और जो डिवीजन में होंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में जो फंक्शंस होंगे उनका डिफरेंशिएशन। तो देखिएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ इस तरीके से कि y इक्वल्स टू कहीं पे लिखा हुआ है u इंटू वी। अब u इंटू वी फिर से वही चीज़ है, u और v जो है वो x के फंक्शन है, तो यहाँ पर इसको मैं बोल दूंगा फर्स्ट फंक्शन, इसको हम बोल देंगे सेकंड फंक्शन। तो इसमें से फर्स्ट और सेकंड, किसी को भी आप फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड मान सकते हैं, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको समझ में आएगा कि जब हम dy बाई डी एक्स से फाइंड आउट करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे, जो भी फर्स्ट फंक्शन होगा, है ना, उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, u को ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज़, और डेरिवेशन डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे हम, सेकंड फंक्शन का। अब सेकंड फंक्शन कौन है, v। अगली बार नेक्स्ट स्टेप में v को एज इट इज़ लिख देंगे और डिफरेंशिएशन हम कर देंगे किसका, u का, और बीच में हमको यहाँ लगाना है प्लस का साइन। तो ये हमारे पास में तरीका है मल्टीप्लाई वालों फंक्शंस को, है ना, का डिफरेंशिएशन करने का। मल्टीप्लाई में अगर दो फंक्शंस हैं तो पहला फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो इस तरीके से हमको ये मल्टीप्लाई वालों का, है ना, डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। ये फार्मूला मैं यहाँ से हटा देता हूँ, है ना। अभी एक डिवीज़न वाला और कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल साथ में देखेंगे। तो यहाँ पे 14th एक और देख लेते हैं। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ u अपॉन v, मतलब u जो है वो x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है, और दोनों एक दूसरे के फ्रैक्शन में इस तरह से डिवाइड में है। तो जो ऊपर वाला टर्म होता है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, है ना, और नीचे वाले टर्म को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, डिनोमिनेटर जो भी होगा, डिनोमिनेटर मतलब यहाँ पर v है तो v को एज इट इज़ dy बाई जब dx आप निकालेंगे तो v एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मीन्स u का डिफरेंशिएशन, और नेक्स्ट टाइम, है ना, आप न्यूमरेटर को एज इट इज़ रख देंगे। चलो उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो डिनोमिनेटर को एज इट इज़ न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर नेक्स्ट टाइम न्यूमरेटर एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, और बीच में आएगा यहाँ माइनस का साइन। जैसे मल्टीप्लाई में प्लस का साइन होता था, यहाँ आएगा माइनस का साइन, और इस पूरे के अपॉन में पूरा जो आंसर आएगा उसको पूरे को डिवाइड हम करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर के स्क्वायर करके, डिनोमिनेटर का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर कौन था यहाँ पे, v, तो v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कौन है, v, तो v का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमको जो डिवाइड वाले फॉर्मूले हैं, डिवाइड वाले फार्मूलों को इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। अब हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं दोनों का, डिवाइड वालों का भी और यहाँ पर मल्टीप्लाई वालों का भी। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर हटा देते हैं इसको, एक दो एग्जांपल हम करके देखते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन के, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, यहाँ लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू, है ना, कहीं लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x, या है ना, और प्लस में यहाँ लिखा हुआ है 5। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं
कि यहाँ इसको माइनस में लिख लेते हैं, -5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y जो है, ये जो फंक्शन है, ये x का एक फंक्शन है एक टर्म, फिर ये x का फंक्शन है और ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये वाली कंडीशन है u + v वाली, है ना। तो यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो यहाँ ये वाले जो टर्म है इसमें 2 को एज इट इज़ रहने देंगे। x² का डिफरेंशिएशन हम क्या करते हैं, पावर को आगे एक पावर कम, तो एक पावर कम हो गई यहाँ, फिर +3 x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 1 होगा, अभी हमने देखा था किस तरह से होता है, और माइनस जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0। तो आंसर हमारे पास में होगा 4x + 3, ये हमारे पास में आंसर है डिफरेंशिएशन करने के बाद। एक एग्जाम्पल ये हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर, अगर कहीं पे लिखा हुआ है y = 2, कहीं पे लिखा हुआ है log x × sin x। अब आप देख सकते हैं दो फंक्शन है, पहला जो फंक्शन है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है और दूसरा जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्ट हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो dy/dx = फर्स्ट फंक्शन, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन जो भी है ना, उसको एज इट इज़ लिखना है, तो log x एज इट इज़, डिफरेंशिएशन हम कर देंगे सेकेंड वाले का sin x का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकेंड एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट मतलब log x, तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब log x यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये log x, sin x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका फॉर्मूला हमने देखा है, sin का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो ये जो है इसकी जगह पर हम यहाँ पे आ जाएगा cos, प्लस sin x, और यहाँ पर log x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आता है 1/x। अब यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ अगर इसमें से कॉमन ले सकते हैं या कुछ कैंसिल हो सकता है, तो उसको करते हैं, अरेंज करेंगे इसको, और वही हमारा आंसर होगा। तो अभी इसमें से कुछ कॉमन हम नहीं ले पा रहे हैं, या अगर लेना चाहें तो फिर साइन हम कॉमन ले सकते हैं, तो फिर यहाँ से cos/sin हो जाएगा, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड करने से कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन होगा, dy/dx हो गया मल्टीप्लाई वालों का। अब इसके बाद अगर हम आगे देखें, इसको आप एक बार पॉज करके वीडियो को इसको नोट कर लें, किस तरह से करना है एक बार समझ लें। अगला जो देखेंगे अगर हम एक एग्जाम्पल डिवाइड वालों का, तो डिवाइड वालों के लिए अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो देखिए कैसे करना होगा। कहीं पे लिखा हुआ है y = sin x और अपॉन में लिखा हुआ है मान लीजिए cos x। अब इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा देखिएगा, इससे आपको एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी यहाँ पर, है ना। ये वाला एग्जाम्पल मैं क्यों ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर है ये sin x न्यूमरेटर है, और ये जो है ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को हम एज इट इज़ रखेंगे, मतलब cos x को ऐसे ही लिख देंगे। डिफरेंशिएशन हम करेंगे कि इसका sin x का, फिर अगली बार हम sin x को ऐसे ही लिख देंगे, डिफरेंशिएशन हम करेंगे cos x का, और अपॉन में cos का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन। ये फार्मूला हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए cos x, साइन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा cos, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos हो गया, तो ये जो पूरा था इसकी जगह मैंने cos x लिख दिया, माइनस ये हो जाएगा sin x, और इसका जो डिफरेंशिएशन है cos का डिफरेंशिएशन वो होता है -sin x, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -sin x, और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा cos² x, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारे सामने cos × cos, तो ये हो जाएगा cos² x, और माइनस माइनस प्लस sin² x, अपॉन में, है ना, ये हो जाएगा cos² x। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा sin² + cos²। आपको पता है ये आइडेंटिटी होती है, sin² + cos² की वैल्यू होती है 1, तो ये जो पूरा है ये एक आइडेंटिटी लगाएंगे हम यहाँ, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और अपॉन में cos² x, ठीक है। और 1/cos को हम क्या कहते हैं, sec, तो इसको 1/cos² को हम sec² x लिख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे y = sin x अपॉन cos x अगर है आपके पास, तो उसके लिए जो dy/dx होता है वो इतना आता है। और अगर आप इसको समझेंगे तो देखिए sin/cos क्या होता है, tan x, और tan x का मैंने जो डिफरेंशिएशन आपको बताया था वो sec² x ही तो बताया था, है ना। तो tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, और जब डिवाइड वाले फार्मूले से जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमको यहाँ से इस तरह से समझ में भी आ रहा है कि tan x हम क्या कर सकते हैं, tan x को sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने, है ना, डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले देखे। डिफरेंशिएशन में हमने जो भी इसके 5-6 फार्मूले जो हमारे फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, है ना, ऐसे तो बहुत सारे फार्मूले हैं इसके, लेकिन जो हमारे काम के फार्मूले हैं जो हमें फिजिक्स में लगातार काम आएंगे, 11th के और 12th के फिजिक्स में और बोर्ड एग्जाम्स में भी, तो वो फार्मूले हमने यहाँ पर सीखे हैं।
जो हम डायरेक्ट डेरिवेशंस में यूज़ करेंगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमें डिफरेंशिएशन जहाँ फिजिक्स में काम आता है। तो फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज़ हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको पता है कि जो आपके चैप्टर्स होते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले, तो उसमें हम वेलोसिटी पढ़ते हैं। तो वेलोसिटी क्या होती है? तो वेलोसिटी की जो डेफिनेशन जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, तो वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी जो होती है वो रेट ऑफ चेंज के बराबर होती है। तो और रेट ऑफ चेंज किसका है? ये डिस्प्लेसमेंट का। अब मैंने आपको बोला है कि जो डिफरेंशिएशन है वो क्या बताता है आपको? रेट ऑफ चेंज। तो सीधा सा है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज निकालें, रेट ऑफ चेंज, और डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। ये तो हमको इसकी डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है। तो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज निकालें तो वो कैसे हम निकालेंगे? dv/dt करके डिफरेंशिएशन करना है वेलोसिटी का, तो इससे हमें एक्सेलरेशन पता चलता है। तो ये फिजिक्स में इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन को यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है 3t4 + 2t³ + 5t। अब अगर इस तरह से कोई आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन और आपसे वेलोसिटी फाइंड आउट करने को बोला जाए, वेलोसिटी है ना, अब v आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ना, और वेलोसिटी आपको कहाँ फाइंड आउट करनी है? एट t = 2 सेकेंड पर। तो t = 2 सेकेंड पर अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करने को कहा जाए तो आप देख सकते हैं कैसे निकलेगी वेलोसिटी, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको डिफरेंशिएट करके। तो वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका डिफरेंशिएशन हम कर देंगे, तो ds/dt कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, पावर है, पावर आगे, तो ये हो जाएगा 12t³ पावर आगे आ जाएगी। तो फिर एक पावर कम हमने कर दिया, फिर प्लस ये पावर आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा 6t², फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास में वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया है 12t² + 6t² + 5, ये 12t³ है ना। तो ये हमारे पास में वेलोसिटी आ गई है। अब हमको t = 2 सेकेंड पे निकालनी है, 2 सेकेंड पे। तो ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन है इसमें टाइम जो है वो 2 सेकेंड रख देंगे। तो वेलोसिटी जो है एट t = 2 सेकेंड कितनी होगी? तो 12t के जगह पर हम यहाँ पर 2 रख देंगे, तो 2³ + 6t² मतलब 2² + 5 है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 8 प्लस ये हो जाएगा 24 है ना, और प्लस 5 है ना, 96 + 24 + 5। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पर 5 और तो ये हो जाएगा आपके पास में 125 मीटर/सेकेंड है ना। तो ये हमारे पास में वेलोसिटी आ जाएगी t = 2 सेकेंड पे। तो ये हमने एक एग्जांपल देखा। इसी तरह से अगर वेलोसिटी दी हो तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन करके। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं फिजिक्स में जहाँ पर हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। तो ये सारा जो टॉपिक था ये डिफरेंशिएशन के बारे में था, जो आज हमने कंप्लीट किया है। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हम इंटीग्रेशन देखेंगे, इंटीग्रेशन के टाइप्स देखेंगे और उसका रिलेशन देखेंगे डिफरेंशिएशन के साथ। तो उसके लिए आप पार्ट 2 देखना ना भूलें। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि ये जो एजुकेशन है ये हर बच्चे तक पहुंच पाए और उसको वो आसानी से इस चीज़ को समझ पाए। ठीक है, थैंक यू।